अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक मिरर इफेक्ट। अब बुनियादी तौर पे जो कल हम लास्ट हमारे 2 लेक्चर थे जिसमें हमने ग्रेडियंट और कर्वेचर इफेक्ट देखे थे, उनकी एक तरह से एप्लीकेशन है। तो देखते हैं कि मैग्नेटिक मिरर इफेक्ट क्या होता है। जब हम इफेक्टिव कन्फाइनमेंट करना चाहते हैं हाई एनर्जी प्लाज्मा की किसके अंदर, कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपके पास एक सादा सी टेक्निक या स्कीम जो होगी उसको कन्फाइनमेंट की, वो कहलाती है मैग्नेटिक मिरर। जैसे आप इस जगह पे देख सकते हैं कि प्लाज्मा को आपने कन्फाइन किया हुआ है। तो अब आपके पास लेट्स से हम कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड में है, वो मैग्नेटिक फील्ड आपको कर्व दिखाई दे रही है। तो आपके पास अगर हम इलेक्ट्रॉन को कन्फाइन करना चाहते हैं या उसे कैप्चर करना चाहते हैं, तो आपके पास ये नामुमकिन होगा कि वो ड्रिफ्ट किए बगैर चले ही ना। तो टोटल ड्रिफ्ट के दो कंपोनेंट होंगे, एक ग्रेडियंट वाला और एक आपके कर्वेचर इफेक्ट वाला। दोनों हम लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो आप वहां इक्वेशन आ जाएगी, जो टोटल ड्रिफ्ट है वो आपके पास ग्रेडियंट वाली ड्रिफ्ट प्लस आपके पास जो कर्वेचर वाली आ जाएगी। दोनों के टूल मैंने यहाँ पे लिख दिए जो पिछले 2 लेक्चर से हमने निकाले थे। अब अगर चूंकि हमने कन्फाइन कर लिया इसके अंदर, तो हम ये मानेंगे कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक क्लोज लूप बना रही है। तो क्लोज लूप के लिए फिर हम एम्पियर्स लॉ को ले आते हैं। बी डॉट डी एल क्लोज लूप के अंदर म्यू आई के बराबर आ जाएगा। तो आप यहाँ से बी टू पाई आर म्यू नॉट आई लिख सकते हैं, यहाँ पे म्यू नॉट होगा जो मिस हो गया जी। तो अब आपके पास क्या है जनाब कि आप यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। तो यहाँ से b सिर्फ किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस आर, 1 के साथ आएगा। अब आपके पास अगर हम डेल लेते हैं, डेल लगाते हैं, चूंकि वन डायमेंशनल केस मान रहा है आपके पास, तो ये एक पावर इस डेल इसे ऑपरेट करेगा, एक पावर डिफरेंशिएट करेगा सिंपल सिंपल। तो आप इसे इस तरह ऊपर लिख सकते हैं माइनस म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर लगेगा, आप लगा सकते हैं कि आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था ना, तो उसे अलग कर लिया, साथ में आर यूनिट वेक्टर दे दिया। अब अगर आप आर यूनिट वेक्टर देखो, आर सी यूनिट वेक्टर, तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर सी। तो अब ये जो सारी चीज लिखी हुई है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, इसे मैंने बी नॉट कह दिया, चूंकि आर स्क्वायर था तो आर को 2 हिस्सों में मैंने कर लिया है। तो जनाब अब आप इस सारे की जगह बी नॉट डाल दोगे और ये ऊपर आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड। तो हम इसे लिख रहे हैं कि आर सी जो आपके पास कर्वेचर रेडियस था, तो आपके पास आर सी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर सी, उसको रिप्लेस कर दिया इसके साथ। ठीक होगी बात, समझ आ गई। अब क्या करना है कि जनाब ये जो आर यूनिट वेक्टर है, क्या हम इसे आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। वो वैल्यू मैंने प्लेस कर दी, जहां नीचे आर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल डॉट बी की वैल्यू हासिल हो गई। ये डेल डॉट बी की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। तो ये रेड कलर का मैंने हाईलाइट किया है, इसमें आप ये इक्वेशन 2 यूज करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू सारी की सारी आ गई। बी स्क्वायर साइड से मैंने नीचे करके लिख दिया है। अब ये आपके पास आ गया, अगर आप बी क्रॉस आर सी, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, बी नॉट बाई जाएगा तो बी नॉट स्क्वायर से कट जाएगा, सिंपल एक बी नॉट बचेगा। नेगेटिव की वजह से हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो आर सी क्रॉस बी कर सकते हैं। तो इस तौर पे ये आ गया। अब आपके पास आर एल बराबर होता है वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी। वो वैल्यू हम आर एल की इस जगह पे लगाने जा रहे हैं, वो वैल्यू लगा दी इस जगह की। तो अब आपके पास ओमेगा सी नीचे ऊपर आएगा, नीचे उतर आएगा, वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी फैक्टर में कोई चेंज नहीं है। अब यहां से ओमेगा सी हम जानते हैं क्यू बी बाई एम है, बी नॉट को बी कह लो। तो मैंने बी नॉट की जगह जहां जहां बी आ रहा है उसको बी कर दिया है, और ओमेगा सी की जगह क्यू बी बाई एम कर दिया। ये शफल करके ऊपर चला जाएगा, तो नीचे क्या बन जाएगा, 1/2 वी परपेंडिकुलर एम बी स्क्वायर क्यू, क्योंकि बी 2 दफा आ गया तो ये फैक्टर आ गया। अब आपके पास ग्रेडियंट और जो आपका कर्वेचर फैक्टर है उसे दोबारा लिख देते हैं। तो ये उसी टर्म में आ गया कि आर सी क्रॉस बी ओवर आर सी स्क्वायर। तो इसमें तो पहले से आर सी क्रॉस बी ओवर आर सी स्क्वायर था, यानी इसको इस शक्ल में लाना था असल में। तो अब दोनों वैल्यूज को ए और बी को हम डाल देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 था कि टोटल ग्रेडियंट आप दोनों के मजमूए से निकालोगे। दोनों की वैल्यूज अब आपको मालूम है, दोनों की वैल्यूज डाल दी। अब जो कॉमन फैक्टर है वो निकाल लिया, बाकिया फैक्टर इधर कर लिया। अब इसमें अगर आप वेलोसिटियां एक तरफ कर लेते हो तो v पैरेलल स्क्वायर प्लस 1/2 v परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा। ये फैक्टर साथ में वैसे ही कॉमन फैक्टर ले लिया। तो ये चार्ज की पार्टिकल की जो यानी जो मोशन में है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी।
अब 2 कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर। जब आप पैरेलल कंपोनेंट देखोगे तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आएगी क्योंकि बी के अलोंग है। तो जब आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी के देखोगे तो उसके बाद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अगर आप 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम समझना चाहें तो एक्स वाई जी को समझो। तो ये इस परपेंडिकुलर जी के ऊपर वाई भी है, परपेंडिकुलर जी के ऊपर एक्स भी है। तो इसका मतलब जब आप जी के ऊपर परपेंडिकुलर देखोगे तो वाई भी मुमकिन है, एक्स भी मुमकिन है। तो इसका ना 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके पास। ठीक होगी बात। तो पैरेलल में तो सिर्फ उसने चलना ही जी एक्सिस के अलोंग है। तो ये आपके पास समझ आ गई। तो पैरेलल काइनेटिक एनर्जी आपके पास वी ई पैरेलल 1/2 एम वी पैरेलल स्क्वायर आ जाएगा। थर्मल एनर्जी 1/2 केटी स्क्वायर होगी क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। दोनों चूंकि बराबर हम ले रहे हैं तो दोनों से यहाँ से v पैरेलल स्क्वायर आ जाएगा kT बाई m। परपेंडिकुलर एनर्जी की बात करें तो उसी तरीके से 1/2 m v परपेंडिकुलर स्क्वायर, चूंकि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो थर्मल का डबल कर देंगे। अब चूंकि v परपेंडिकुलर v थर्मल के बराबर है, दोनों वैल्यूज को प्लेस किया तो v परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा 2 kT बाई m। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं, क्या ये हम इस इक्वेशन में इक्वेशन 3 में ना लगा दें यहाँ पे ये वाली चीज। तो ये मैंने नीचे हाईलाइट कर दी, इक्वेशन 3 लिख दी यहाँ पे। अब मेरे पास v पैरेलल स्क्वायर की वैल्यू भी है, v परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू भी है, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। 2 2 से कट जाएगा तो kT बाई m आ जाएगा, ये 2 kT बाई m हो जाएगा। तो अब आपके पास इसको थोड़ा सा अलग करके लिख लिया, बाकी वेक्टर ऐसे ही लिख लिया है। थर्मल एनर्जी हम जानते हैं कि v 2 kT बाई m है, तो सिंपल आप स्क्वायर रूट के साथ भी से समझ सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर मैं ब्रैकेट में v थर्मल लगा दूं इस जगह पे, अब आपके पास थोड़ी सी चीजें हमने सिंप्लीफाई वर्जन में लेके जानी है कि आपके पास r क्रॉस b, यानी अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हो यानी क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हो तो आर सी बी आ जाएगा। मैक्सिमम परपेंडिकुलर है चूंकि, तो साइन 90 साइन 91 होगा। डायरेक्शन के लिए मैंने वाई यूनिट वेक्टर ले लिया क्योंकि यहाँ पे मैंने वाई के लॉन्ग उसे कंसीडर कर लिया था। तो अब आपके पास क्या है जनाब, यहाँ पे एम क्यूबी स्केयर था तो यहाँ पे आर सी बी आना था, आर सी बी साइन थीटा। एक आर सी नीचे वाले आर सी से कट जाएगा, बी स्केयर से कट जाएगा, एक आर सी नीचे बच गया और वी थर्मल साथ में आ गया। बात समझ गए? यानी आप जब क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे साइन 90 लगेगा 1 और डायरेक्शन वाई यूनिट वेक्टर आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है कि जनाब ओमेगा सी जानते हैं जो है आपके पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, क्यू बी बाई एम आ जाता है। तो यहाँ पे एम बाई क्यू बी है तो 1 ओवर ओमेगा सी लिखा जा सकता है। फिर हम जानते हैं वी थर्मल का स्क्वायर है तो वी थर्मल अलग कर लेते हैं, तो वी थर्मल ओवर ओमेगा सी को हम आर एल के तौर पे ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा वाई यूनिट वेक्टर आर क्रॉस बी की डायरेक्शन से आपने लिया था, तो आपके पास ये जो आंसर आया ये बता रहा है कि ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, उसके मैस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये इक्वेशन हमारे पास थर्मल आपके पास मैग्नेटिक मिरर इफेक्ट कहलाता है, जिसमें हमने टोटल ड्रिफ्ट चेक किया मैग्नेटिक एक कन्फाइनमेंट के सूरत में। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।